हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमारे वीडियो की पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹100 का। ये वन टाइम पेमेंट है। एक बार पेमेंट करने के बाद हमारे वीडियो के जितने भी पीडीएफ्स होंगे वो आपको हर वीक जैसे जैसे हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसके बाद आपको पीडीएफ्स मिलते जाएंगे। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट के बाद हम आपको एक पेड मेंबर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे जहां से आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। बाकी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है इशिता प्रकाश ऑफिशियल। मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। अगर आप पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस क्या है ये पता रहे। तो अगर आपको सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो पहले आप इस वीडियो को देखें। मैंने पहले ही सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में है बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट जो आपको नीरज सर पढ़ाएंगे, और मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 2 जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड है। जो सिलेबस है इसमें सबसे पहला पोर्शन है अकाउंटिंग का, जिसमें आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड और कैश एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसके बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग करने की बात तो हम कह रहे हैं कि अकाउंट्स बनाए जाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, पहले के टाइम में जब बिजनेसेस छोटे होते थे, यानी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ करते थे, तो लोग जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ खरीदा कुछ बेचा, वो सारी चीज़ें याद रख लेते थे। बट जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते गए, एक्सपैंड होते गए, उस वक्त ट्रांजैक्शंस जब बढ़ जाते हैं तो सारे ट्रांजैक्शंस को एक ह्यूमन माइंड के लिए याद रखना बहुत टफ हो जाता है। यानी एक व्यक्ति बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को एज पर डेट्स, किसको कितने पैसे दिए, कितने पैसे लिए, कौन सा सामान सेल किया, कितने में परचेज किया, ये सारी जो चीज़ें हैं जो एक बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं, ह्यूमन माइंड के लिए इन चीज़ों को याद रखना टफ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत होती है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका एक कंप्लीट, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि जब भी हमें जैसी ज़रूरत हो उन ट्रांजैक्शंस को हम उस अकॉर्डिंग देख सकें। तो अब कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहा है तो वो ये जानना चाहेगा कि उसको साल भर में कितना फ़ायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना लॉस हुआ उसे, या उसने कितने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया, कितनी चीज़ों को उसने परचेज़ किया, कितना सेल किया, कितने उसके डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी एसेट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, एक बिजनेसमैन इसे जानना चाहेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो एक साल में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका। एक साल में अगर 50 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो 50 ट्रांजैक्शंस का एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए बिजनेसमैन के पास। तभी वो जान सकता है कि उससे कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो इसके लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जितने भी ट्रांजैक्शंस एक साल के अंतर्गत हुए हैं। जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, यहाँ जो भी ट्रांजैक्शंस की हम बात करेंगे वो 1 ईयर से रिलेटेड होते हैं। हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं यहाँ पे। अब बिजनेसमैन के पास अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपरली हैं तो उसको जैसी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ उन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसे वो वहाँ दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्स का असेसमेंट करना है, टैक्स का पेमेंट एक बिजनेसमैन को करना ही होता है, तो जो टैक्स का असेसमेंट होगा उसमें ये अकाउंट्स बहुत हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वहाँ पर प्रूफ के तौर पर ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स काम आते हैं। तो कई सारे ऐसे एरियाज होंगे जिसमें अकाउंटिंग बुक्स की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अकाउंटिंग बनाना, बुक्स को मेंटेन करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक बिजनेस के लिए। अब हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग की।
अकाउंटिंग होता क्या है? तो यहाँ आपको बताया गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार कि अकाउंटिंग क्या है। ये एक आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग की। यानी जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं या इवेंट्स हुए हैं पूरे साल में, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। कैसे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए जिनको आप मनी में मेजर कर सकें। जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है वो तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब हम उसे मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी कैरेक्टर के होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना और इसके आधार पर रिजल्ट्स निकालना, यही अकाउंटिंग होती है। तो ये जो सारा हमने चीज़ें पढ़ा, इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं अकाउंटिंग के, जिसमें सबसे पहला है अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। दूसरा है ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल होते हैं। तीसरा है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। और नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस मिलेंगे अकाउंटिंग के, जिसमें है आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ और कम्युनिकेटिंग। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग को आर्ट भी माना जाता है और साइंस भी माना जाता है। अब आर्ट क्या होता है? आर्ट एक पर्टिकुलर तरीका होता है या आप कह सकते हैं एक टेक्निक होती है किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। आर्ट क्या है? एक टेक्निक है किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। साइंस क्या होता है? तो साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। साइंस में क्या होते हैं? कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर रिजल्ट्स को निकाला जाता है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग की। किसको समराइज करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे? तो हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? रिकॉर्डिंग करने का भी एक तरीका होता है। राम से मैंने 100 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए प्रोडक्ट ए। अगर मैं इस तरीके से बुक्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करती चलूँ तो क्या किसी को समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? कोई सिस्टम नहीं है, रिकॉर्डिंग का कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रैंडमली चीज़ों को रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, तो इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अकाउंटिंग एक आर्ट है। जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन्हें किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, सारे ट्रांजैक्शन एक जगह हैं तो उनको किस तरह क्लासीफाई किया जाएगा और किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा कि वो लोगों को ईजिली समझ में आए। तो ये एक आर्ट है। साथ ही साथ अकाउंटिंग के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ये जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उन्हीं प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं बिजनेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बिजनेस के लिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है, सेल्स और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में मान लीजिए झगड़ा हो जाता है। तो ये झगड़ा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सिचुएशन बिजनेस में ख़राब हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है बिजनेस के लिए बेहतर ना हो, क्योंकि दो मैनेजर्स के बीच झगड़ा हो रहा है। लेकिन अगर ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, यानी कि अगर हम इसे मनी के टर्म्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मनी के टर्म्स में हम इसको मेजर नहीं कर सकते, तो इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो मनी के आधार पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि कोई बिजनेस है जिसमें 200 चेयर्स खरीदी गई हैं, 5 मशीन्स खरीदी गई हैं। एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 2000 की चेयर्स खरीदी गई हैं और 1 लाख रुपए की मशीन्स खरीदी गई हैं, अगर ये मैं कहूँ तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि यूजफुल है। एक बिजनेसमैन को पता चलेगा कि उसने कोई भी चीज़ परचेज करने में कितना खर्चा किया है। अगर उसे कोई डिसीजन लेना हो कि कितना खर्चा हुआ, तो हम कहें कि 200 चेयर्स खरीदी है, तो इससे उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसका खर्चा कितना हुआ। 200 चेयर्स का खर्चा हुआ तो वो खर्चा कितना है,
ये बताना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है कि 5,000 रुपये कैश है, 4 लाख का लैंड है, 80,000 की मशीन्स हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं वही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग। हमने पढ़ा कि ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, यानी जिनको मनी के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, एक दिन में कई सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को कुछ पर्टिकुलर रूल्स के आधार पर रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, लिखा कहाँ जाएगा, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर बुक्स होती हैं अकाउंटिंग में जो बनाई जाती हैं, जिसमें पहली होती है जर्नल, जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, और अदर सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। कई सारी सब्सिडियरी बुक्स भी होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कैश बुक। इसमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कैश में होते हैं। तो यहाँ क्या है, रिकॉर्ड किया गया ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखा गया कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के आधार पर। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। जब आपने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शंस को तो ये सारे ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्डेड हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज किया वो भी जर्नल में रिकॉर्ड है, सेल्स किया वो भी जर्नल में रिकॉर्ड है, आपने क्रेडिट पे परचेज किया वो भी जर्नल में रिकॉर्ड है, कैश में किया वो भी जर्नल में रिकॉर्ड है। आपने 10 लोगों से परचेजिंग की है तो वो सारे लोगों के बारे में आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। अब आपको अगर ये जानना है कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए से आपके कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो अब अगर आप इसे जर्नल में देखने जाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम जाएगा। आपको देखना पड़ेगा पर्टिकुलर कि मिस्टर ए से रिलेटेड कितने ट्रांजैक्शंस अलग अलग हुए हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक तरीके के जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एक साथ ग्रुप किया जाता है, अलग अलग अकाउंट्स बनाकर उनको एक साथ रखा जाता है। मिस्टर ए से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो मिस्टर ए का अकाउंट होगा, उनसे रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उनको एक जगह ग्रुप किया जाएगा, एक जगह लिखा जाएगा। जिस बुक में हम ये सारे क्लासिफिकेशन करते हैं इसे हम लेजर कहते हैं। हर किसी का अलग अलग लेजर अकाउंट होता है। नेक्स्ट है समराइजिंग। बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बनते हैं, कैश का अलग बनेगा, कैपिटल का अलग बनेगा, फर्नीचर आपने अगर खरीदा तो फर्नीचर का अलग है, परचेजेस का लेजर अलग है। तो ऐसे बहुत सारे लेजर्स हो जाते हैं। जो क्लासिफाइड डेटा होते हैं इनको अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल बनाने के लिए मैनेजमेंट और जो अदर यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उनके लिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए समराइज किया जाता है। तो जो लेजर्स होते हैं इनको समराइज करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है लेजर के बैलेंसेस के आधार पर। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। सारा जो हमने रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग ये सब किया तो वो क्यों किया, ताकि हम ये जान सकें कि साल के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमने कितना खर्चा किया, कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो इसके लिए बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है ताकि साल के अंत में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इसको जाना जा सके। नेक्स्ट आपको दिया है कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेट आप किसको करोगे, जो फाइनेंशियल डेटा होता है इसके कुछ यूजर्स होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो उसके लिए उसे डेटा की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स हैं, कोई इन्वेस्टर अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास डेटा होगा तो ही वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो कई सारे ऐसे यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल डेटा के, तो उनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना ताकि वो अपना डिसीजन ले सके। तो ये फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अकाउंटिंग साइकिल दिया है जो कि शुरू होता है, सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होगा, इसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल के बाद इसे क्लासिफाई किया जाता है लेजर्स में, फिर समराइज किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इनके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। इन्हें हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है रिलायबिलिटी।
किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कब कहते हैं कि वो रिलायबल है? जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी जा रही हैं, अगर वो वेरीफाइड हो, अगर हमें पता चले कि हाँ ये सही लिखी गई हैं, तो हम उस इंफॉर्मेशन पर बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखिए कि न्यूज़पेपर्स में कोई इंफॉर्मेशन छपती है, तो वहाँ आपको नीचे एक सोर्स दिखता है कि किस सोर्स से इसको लिया गया है। या आप अगर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपने विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन उठा के लिखा है, तो कल को जब आपसे पूछा जाएगा कि ये डेटा आपको कहाँ से मिला या ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला, तो उसे वेरीफाई करने के लिए, अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए आप क्या लिखते हैं? सोर्स बताते हैं कि ये विकिपीडिया से उठाकर मैंने लिखा है। तो ये जो सोर्स है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को रिलायबल बनाता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को भी रिलायबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इनकी रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ये इंफॉर्मेशंस दी जा रही हैं, ये वेरीफाइड हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से इनको बनाया गया है और वो वेरीफाइड सोर्स हैं। कल को अगर उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के सोर्स को चेक करने की ज़रूरत पड़े कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी सही है कि नहीं, तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सोर्सेज हैं, वो अवेलेबल होने चाहिए। उनको वेरीफाई करके ये कहा जा सकता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? तो कुछ सोर्सेज होते हैं, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके आधार पर इंफॉर्मेशंस को वेरीफाई किया जाता है। अगर आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, आपको एक रिसिप्ट मिलती है। अब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, तो दुकानदार के पास जब आप वापस करने जाएंगे उस प्रोडक्ट को, तो आप कैसे बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आपने उसी के यहाँ से खरीदा है? इसके लिए आपको उसको रिसिप्ट दिखानी होगी कि ये प्रोडक्ट मैंने आपके यहाँ से खरीदा है और इस प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट है, तो आप उसे एक्सचेंज करके दो। तो ये रिसिप्ट क्या है? वेरीफाई करता है कि जो आप कह रहे हो वो सही है। उसी तरीके से कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके आधार पर इंफॉर्मेशंस को वेरीफाई किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स कैश मेमो हो सकता है, परचेज करते समय जो रिसिप्ट्स होती हैं वो हो सकती है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कोई रिलेटेड अग्रीमेंट हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं? वेरीफाई करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस पीएल में, बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है, उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता और वो रिलायबल तब नहीं रहती है। नेक्स्ट है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि अकाउंट्स में सिर्फ ऐसी चीज़ों को लिखना चाहिए, ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को या ऐसे इवेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हो। अननेसेसरी और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो जो भी यूज़र्स होंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के और मैनेजमेंट होता है, इनको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में। अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस कम है और अननेसेसरी डेटा ज़्यादा दिया हुआ है, तो जो डिसीजन मेकिंग करने की प्रोसेस होगी इसमें डिफ़िकल्टी आएगी। तो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा रही है वो सारी ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड होनी चाहिए। एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव हो उसके आधार पर होनी चाहिए। अननेसेसरी और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब जब अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की बात आती है, तो एक अकाउंटेंट के लिए एक टफ टास्क बन जाता है कि वो कौन से ट्रांजैक्शंस को इम्पॉर्टेंट माने, कौन से ट्रांजैक्शंस को इम्पॉर्टेंट ना माने। अब अलग अलग यूज़र्स हैं, किसी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। तो उस समय उसे ध्यान में रखना होता है कि कॉमन नीड्स के आधार पर जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको वो रिकॉर्ड करे, उनको वो दिखाए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को हमेशा सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से दिखाना चाहिए, ताकि ऐसा कोई पर्सन जिसको अकाउंटिंग की कोई जानकारी ना भी हो, उसे भी वो समझ में आ जाए। तो इन्फॉर्मेशंस को इस तरीके से सिंपल और लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना, ताकि जो यूज़र्स हैं उनको ईजिली इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको यहाँ पे बताया गया है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अकाउंट्स जब बनाए जाते हैं उसके नीचे कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए जाते हैं, ताकि जो भी यूज़र है या जो भी वो अकाउंट देख रहा है उसको चीज़ें ईजिली समझ में आ सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेप्रिशिएशन लगाया, तो मशीन में से डेप्रिशिएशन माइनस करके डायरेक्ट दिखा दिया गया कि क्या मशीन की वैल्यू इस समय है।
लेकिन अगर एक्सप्लेनेटरी नोट में आप बता दें कि कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया गया है, जो अकाउंटिंग होगी वो और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली सामने वाले को समझ में आ जाएगी कि किस आधार पर डेप्रिसिएशन को लगाया गया है, तब जाकर के ये अमाउंट सामने आ रहा है। लास्ट है आपका इसमें कंपेरेबिलिटी। देखिए, अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उनको कंपेयर किया जा सके। 2019 में जो डेटा था, जो इन्फॉर्मेशन थी, और 2020 में जो थी, अगर आपके पास 2019 का सारा डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और अगर आपको 2020 में कंपेयर करना है कि इस साल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ और पिछले साल हमारा प्रॉफिट कितना था, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि हम लॉस में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इसके लिए आपके पास डेटा होना, इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है पिछले कई सालों का, तभी जाकर कंपैरिजन पॉसिबल है। तभी आप जान सकते हैं कि आप फ़ायदे में जा रहे हैं कि नुकसान में जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमेशा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, इन सब के फिगर्स, इन सब की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जो करंट परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जा सके अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर। इसके अलावा ये कंपैरिजन एक बिजनेसमैन खुद के बिजनेस में भी कर सकता है, साथ ही साथ सिमिलर टाइप के जो अदर बिजनेस कंसर्न्स हैं उनसे भी कंपैरिजन कर सकता है। यानी फर्म ए और फर्म बी, ये दोनों एक तरीके के इंडस्ट्री में हैं, तो इनके बीच का कंपैरिजन भी पॉसिबल है अगर अकाउंटिंग को सही तरीके से किया गया है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर सबके डेटा अवेलेबल हैं, तो दो फर्म्स में भी कंपैरिजन किया जा सकता है। जो ये कंपैरिजन होता है, इससे एक बिजनेस को अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता लगते हैं। अब पिछले साल से इस साल में अगर हम कंपैरिजन करें कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो जब ये हमें पता चलेगा तो जान सकते हैं हम कि क्या क्या हमसे गलतियां हुई, क्या क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, क्या क्या वीक पॉइंट्स थे, इन सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। तो कंपेरेबिलिटी जो होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स एक बिजनेस के, उसको बताती है। Comparability is possible when different firms in the same industry adopt same accounting principles from year to year. Accounting principles को बार बार बदला नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन के दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है। आप एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएशन निकालिए एक साल, अगले साल डिमिनिशिंग से निकालिए, तो इससे कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार दूसरा मेथड यूज हुआ है, उससे दूसरा रिजल्ट आएगा, और जब आपने दूसरा मेथड यूज किया तो उससे दूसरा रिजल्ट आएगा। कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी है कि जो फर्म्स हैं एक इंडस्ट्री में, वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेथड बदला नहीं जा सकता। सिचुएशंस के अनुसार चीज़ों को और बेहतर करने के लिए मेथड्स को चेंज किया जा सकता है, लेकिन बार बार चेंज नहीं किया जाता है कि एक साल हमने 2018 में कोई और मेथड यूज़ किया, 2019 में कोई और मेथड यूज़ किया, 2020 में कोई और मेथड यूज़ किया। इस तरीके से चीज़ें नहीं की जाती है, क्योंकि कंपैरिजन तब आप नहीं कर सकते कि हर बार रिजल्ट अलग अलग तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे आपके हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। इसके बाद हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।